हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 4 फरवरी और आज के वीडियो में हम 4 फरवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की एक हमने PDF ई बुक तैयार की है। तो अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने करंट अफेयर्स के साथ साथ यूपी की लास्ट 6 मंथ की करंट के साथ साथ इसमें यूपी जीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है 2 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अगला है केंद्रीय बजट 2023 में कृषि में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से किस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। तो PM प्रणाम नाम की योजना शुरू करने की घोषणा की गई है कृषि में जो रासायनिक उर्वरक हैं उनके उपयोग को कम करने के उद्देश्य से। अगला है किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, M सुब्बा रायडू को। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कायाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये जीते हैं मध्य प्रदेश की टीम ने। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। और ध्यान रखना है जो कैनोइंग और कायाकिंग प्रतियोगिता होती है किससे संबंधित है, तो ये वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित है। अगला है निम्न में से किस मिशन की केंद्रीय बजट 2023 में घोषणा की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, PVTG विकास मिशन की। और ये क्या है तो कल की वीडियो में बताया था। अगला है हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में ततैया के एक नए जीनस सोलिगा एकारिनाटा की खोज की है। तो ततैया की एक नई ये प्रजाति कह सकते हैं, जीनस है, इसकी खोज की गई है कहाँ पे, तो ध्यान रखना है ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, कर्नाटक में। अगला है केंद्र सरकार जल्द ही किस योजना की शुरुआत करेगी जिसके तहत सांस्कृतिक मंत्रालय निजी इंडस्ट्रीज के साथ 1000 स्मारकों का रख रखाव करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्मारक मित्र योजना। अगला है भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पे आयोजित की जा रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, गुवाहाटी में। अगला है निम्न में से किस शहर में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। तो मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार ने जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गीत घोषित किया है। इस गाने के मूल बोल किसने लिखे हैं, या कह सकते हैं इस गाने के लेखक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राजा बड़े। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने 3 फरवरी 2023 को एक गीत को राज्य गीत के रूप में घोषित किया है। तो उसका नाम क्या है, तो जय जय महाराष्ट्र माझा। इस गीत को जो है राज्य गीत के रूप में घोषित किया गया। अब ये जो गीत होगा ये राज्य के आधिकारिक अवसरों पर बजाया जाएगा क्योंकि राज्य गीत है। गाने के 2 चरणों की कुल अवधि कितनी है, तो 1.41 मिनट इस गाने के 2 चरणों की अवधि है। गाने के मूल बोल राजा बढ़े ने लिखे हैं, या कह सकते हैं इसे किसने लिखा है, तो राजा बढ़े के द्वारा इसे लिखा गया है। श्रीनिवास खाले ने संगीत दिया है और लोक गायक कृष्णराव सावले ने इसको गाया है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो सिंगर हैं इसके, यानी किसने इसको गाया है, तो उनका नाम भी ध्यान रखना है। कृष्णराव सावले ने इसको गाया है। और ये गाना किसने लिखा है, तो जो मूल बोल है वो राजा बढ़े ने इसको लिखा है। और इस संगीत को दिया किसने है, तो श्रीनिवास खाले ने इस संगीत को दिया है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जय जय महाराष्ट्र माझा ये महाराष्ट्र का राज्य गीत के रूप में घोषित किया गया। अगला है
भारतीय रेलवे कब तक देश के 8 विरासत मार्गों पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत करेगी? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दिसंबर 2023, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों, जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, उन्होंने अभी जो है घोषणा की है कि दिसंबर 2023 तक देश को जो है 8 विरासत मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेन मिल जाएंगी। यानी दिसंबर 2023 तक ये हाइड्रोजन ट्रेन जो है शुरू हो जाएंगी। हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक बनकर के तैयार हो जाएंगी और ये जो ट्रेनें बनाई जाएंगी ये पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन की जाएंगी और भारत में ही इनको निर्मित किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन ट्रेन होगी तो पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ पे चलेगी? तो ध्यान रखना है, पहले यह कालका शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर चलेगी और इसके बाद में जो है अन्य स्थानों पर इसका विस्तार किया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अब देश में हाइड्रोजन ट्रेनों की जो है वो शुरुआत की जा रही है और दिसंबर 2023 तक, ऐसा कहा गया है। जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2023 तक जो है भारतीय रेलवे को हाइड्रोजन ट्रेन मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात है कि हाइड्रोजन ट्रेन से लाभ क्या होता है, तो इसका जो मेन लाभ है वो ये होता है कि ये जो हाइड्रोजन ट्रेनें होती हैं ये पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होती हैं, इसमें किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। तो यही इसका मेन बेनिफिट कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 तक डीजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 4 एयरपोर्ट पर। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले आपको क्वेश्चन कराया था कि दिसंबर 2022 में कि देश में जो है डीजी यात्रा शुरू कर दी गई है एयरपोर्ट पे। तो डीजी यात्रा क्या होती है? दरअसल जो डीजी यात्रा होती है इसका मतलब ये है कि अभी तक जब ये डीजी यात्रा लागू नहीं हुई थी उसके पहले तक किसी भी एयरपोर्ट पर अगर कोई यात्री जाता है तो उसको जो है काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क करना होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के लिए वहाँ पे कई सारे पेपर दिखाने होते हैं, तब आपको जाके एंट्री मिलेगी। लेकिन जब से डीजी यात्रा जिस एयरपोर्ट पे शुरू की गई है तो उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है वो कैसी हो गई है, तो वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने होंगे, यानी पेपर लेस हो गई है। वहाँ पर जो आपकी एंट्री होगी वो चेहरे के आधार पे की जाएगी, यानी फेस को जो है वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा और फेस जो आपका फेस होगा वही आपकी क्या होगी, आईडी कह सकते हैं आप, उसी के आधार पे एंट्री दी जाएगी। तो ये होता है डीजी यात्रा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि मार्च 2023 तक, यानी इसी साल मार्च तक जो है कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद एयरपोर्ट पर जो है डीजी यात्रा लागू कर दी जाएगी। यानी 4 एयरपोर्ट पर यह सुविधा लागू होगी। डीजी यात्रा नीति हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान तकनीकी का उपयोग कर बायोमेट्रिक बोर्डिंग प्रणाली के तहत एक ये पहल है। ठीक है, दिसंबर 2022 में ये यात्रा शुरू हुई थी, ये सुविधा शुरू हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले किस एयरपोर्ट पर यह सुविधा शुरू हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो देश में सबसे पहले जो डीजी यात्रा सेवा है ये वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर शुरू की गई थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे आप। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर ये जो डीजी यात्रा सेवा है शुरू की गई थी। पहले चरण में दिसंबर 2022 में जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पे शुरू हुई और उसके बाद जो है दिल्ली, बेंगलोर और ये वाराणसी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले चरण में 3 एयरपोर्ट पर यह सुविधा शुरू की गई थी। उनमें से सबसे पहले जो हुई थी वो वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुरू की गई थी डीजी यात्रा सेवा। ठीक है, तो डीजी यात्रा सेवा क्या है आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि अभी 4 और एयरपोर्ट पर यह सुविधा लागू कर दी जाएगी। उनके नाम ध्यान रखेंगे, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद एयरपोर्ट। अगला है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अभी जो है एक रिपोर्ट जारी की है उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21, और इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि देश भर में जो सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं वो कहाँ पे हैं, वो हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है और इसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है। यूपी में अगर हम बात करें कि कितने कॉलेज हैं, तो 8,114 कॉलेज यूपी में हैं और प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर 32 कॉलेज हैं।
इसी तरह से प्रति 1 लाख की आबादी पर 4,532 कॉलेज और 34 कॉलेज के साथ जो महाराष्ट्र है ये दूसरे नंबर पर आता है। यानी टोटल जो कॉलेज हैं वो हैं 4,532 और प्रति लाख 34 कॉलेज। ठीक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कर्नाटक 4,233 कॉलेजों और प्रति लाख 62 कॉलेजों के साथ तीसरे स्थान पर आता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो कॉलेज हैं वो किस राज्य में है, तो वही है यूपी में। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और तीसरे पे आता है कर्नाटक। अगला है, किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कांगो गणराज्य ने। दोस्तों, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड सर्ज बेल ने संयुक्त सचिव की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ध्यान रखेंगे, अंतर सरकारी संगठन है जिसमें मुख्य रूप से आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश शामिल हैं। ठीक है, अब ये जो ISA है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 30 नवंबर 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुरुग्राम, हरियाणा हमारे देश में इसका मुख्यालय है। इसकी पहली बार किसने की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नवंबर 2015 में इसकी जो है पहल की गई थी। तो ध्यान रखना यहाँ से आपको कि पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो ISA है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी? तो 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। और अभी जो है ISA में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो कांगो जो है ये शामिल हुआ है। दोस्तों, कांगो देश के बारे में हम बात करें तो जो कांगो है ये मध्य अफ्रीका में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है? तो किनशासा इसकी राजधानी है। ध्यान रखनी है, कांगो जो गणराज्य है इसकी राजधानी क्या है? किनशासा इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है? तो कांगो फ्रैंक इसकी मुद्रा है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। और दोस्तों, ये जो कांगो गणराज्य है ये अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो इस बात को भी यहाँ से आपको याद रखना है। अभी ये ISA में शामिल हुआ। अगला है, के विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फिल्म उद्योग से। यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, तेलुगु फिल्मों के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक थे के विश्वनाथ। इनका हाल ही में जो है 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्होंने अपने जो करियर की शुरुआत है वो साउंड रिकॉर्डिस्ट के रूप में की थी और इसके बाद इन्होंने जो है कई सारे जो डायरेक्टर्स हैं उसके साथ काम किया। और इसके बाद इन्होंने बतौर डायरेक्टर जो इनकी पहली फिल्म है वो 1965 में आई थी। नाम क्या था फिल्म का? तो आत्म गौरवम इस फिल्म का नाम था। यानी इनकी जो करियर की शुरुआत है वो साउंड रिकॉर्डिस्ट के तौर पर हुई थी। इसके बाद इन्होंने जो है डायरेक्टर के साथ काम किया और इसके बाद ये खुद डायरेक्टर बन गए और उनकी जो पहली फिल्म है वो 1965 में आई थी। तेलुगु और हिंदी फिल्में मिलाकर के वो कम से कम 50 बार डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे। यानी कि 50 बार इन्होंने जो है डायरेक्टर का काम किया 50 फिल्मों में। उन्होंने कमल हसन, चिरंजीवी और ऋषि कपूर जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया। के विश्वनाथ को वर्ष 1992 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था और 2017 में इनको जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये पुरस्कार याद रखेंगे, दादा साहेब फाल्के वेरी इंपॉर्टेंट है। सिनेमा के क्षेत्र में ये दिया जाता है, सर्वोच्च सम्मान होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और पद्मश्री 1992 में इनको दिया गया था। नाम ध्यान रखेंगे कि विश्वनाथ किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये फिल्म उद्योग से संबंधित हैं। इस बात को यहाँ से ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदल करके क्या रखा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जगदीशपुर। दोस्तों, अभी जो है मध्य प्रदेश का एक गांव है उसका नाम बदला गया। ठीक है, कौन सा गांव है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, फरवरी 2023 में भोपाल जिले में स्थित है इस्लाम नगर गांव। ये इसका नाम है, इस्लाम नगर। तो इसका नाम बदला गया और जगदीशपुर इसके नाम की घोषणा की गई है। और ये जो गांव है ये भोपाल से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। दरअसल दोस्तों, ये जो गांव है, जो इतिहासकार बताते हैं कि जो इस्लाम नगर गांव है, पहले इसका नाम जगदीशपुर ही था, लेकिन उसके बाद
जब भारत में मुगलों का शासन आया तो उसके बाद इसका नाम जो है क्या कर दिया गया, इस्लाम नगर किया गया। और फिर से जब यहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी मांग हुई कि इसका नाम फिर से चेंज किया जाए, तो अभी जो है इसका नाम जगदीशपुर फिर से कर दिया गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो जगदीशपुर गांव है इसका फिर से जगदीशपुर नाम हो गया है इस्लाम नगर गांव का। और ये है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में ये स्थित है। अगला है, हाल ही में किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, साई संजय ने। दोस्तों फरवरी 2023 में MMSC FMSCI इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में जो साई संजय हैं, इन्होंने MRF फार्मूला 2000 वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। ये जो साई संजय हैं, इन्होंने 2015 में अपने मोटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की थी और 2018 में रोटेक्स सीनियर मैक्स UAE वाइस चैंपियन बने थे। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 में जो है खिताब जीता है, तो वो जीता है साई संजय ने। अगला है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो अभी जो है जोगिंदर शर्मा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के ये गेंदबाज थे जोगिंदर शर्मा, और इन्होंने जो है 39 साल की एज में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये जो जोगिंदर शर्मा हैं, इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी, इनके साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। और महेंद्र सिंह धोनी और जोगिंदर शर्मा, इन दोनों ने ही जो है एक ही मैच में डेब्यू किया था, यानी शुरुआत इन्होंने एक साथ की थी एक ही मैच से। उन्होंने 2007 के फाइनल के आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंड कर भारत को जीत दिलाई थी। 39 वर्षीय जोगिंदर ने 4 वनडे और 4 T20 इंटरनेशनल मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जोगिंदर शर्मा कौन है, तो ध्यान रखेंगे ये जो है एक क्रिकेटर थे, गेंदबाज थे। इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनका नाम। अगला है, हाल ही में मैनुएला रोकाबोटे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो किस देश की, ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे किस देश की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, इक्वेटोरियल गिनी की। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों इक्वेटोरियल गिनी एक देश है। तो यहाँ पर जो है 31 जनवरी को मैनुएला रोकाबोटे ये जो है प्रधानमंत्री बनी है, और ये इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस पद पर पहुँचने वाली देश की ये पहली महिला है। उनकी नियुक्ति जो है वो किसने की है? तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं तियोदारो ओबियांग निगुमा माबासोगो, तो ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने इनकी नियुक्ति की घोषणा की है। ठीक है, और ये जो राष्ट्रपति हैं 1979 से इस देश के राष्ट्रपति बने हुए हैं। 1968 में स्पेन से आज़ादी के बाद लगभग 1.5 मिलियन लोगों वाले इस देश में केवल 2 राष्ट्रपति हुए हैं, क्योंकि 1979 से जो है ये अभी इस देश के राष्ट्रपति बने हुए हैं। नाम इनका ध्यान रखेंगे, ये राष्ट्रपति हैं यहाँ के। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन बना है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। तो मैनुएला रोकाबोटे ये प्रधानमंत्री बनी है इक्वेटोरियल गिनी की, और ये इस देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला है। दोस्तों इक्वेटोरियल गिनी से याद रखेंगे कि इसकी राजधानी क्या है, तो मालाबो इसकी राजधानी है और फ्रैंक इसकी करेंसी है। तो दोस्तों ये थे 4 फरवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछली वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये कल की वीडियो का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस मंत्रालय ने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, पर्यटन मंत्रालय, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।